एक सुनसान जगह, चारों तरफ बर्फ जमी जमीन, ठंडी हवा और घने जंगल। बीच में खड़ा है एक पुराना सा फार्म हाउस। बाहर से देखने में सब सामान्य लगेगा। इस फार्म हाउस में एक किसान अपने परिवार के साथ रह रहा है। अचानक इस परिवार में सालों से काम करने वाली मेड अजीब व्यवहार करना शुरू कर देती है। कभी वो कहती है कि उसे एटिक यानी घर के ऊपर वाले हिस्से से अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी कहती है कि रात को किसी के चलने की आवाजें आती है, लेकिन परिवार वाले उसकी इन बातों को सीरियस नहीं लेते। लेकिन इन सभी चीजों से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाती है और पूरा यकीन कर लेती है कि इस घर में कोई साया है, और एक रात बिना किसी को बताए वहां से भाग जाती है या फिर गायब हो जाती है। और ये फैमिली उसे ढूंढने की बजाय अगले दिन नई काम वाली हायर कर लेते हैं। नई मेड को उसकी सिस्टर उस परिवार में छोड़ने आती है, और वह आखिरी इंसान होती है जिसने इन सभी फैमिली मेंबर्स को लास्ट टाइम देखा था। और उसी रात इस फार्म पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे जर्मनी ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे डरावने और रहस्यमय मामलों में डाल दिया। एक पूरा परिवार और उनकी नई मेड बेरहमी से मार दिए गए। पर सबसे भयानक बात यह थी कि कातिल भागा नहीं। वो 3 दिन तक उन्हीं लाशों के बीच रहा, खाना बनाया, आग जलाई और जानवरों को खिलाया। ये मामला आज भी अनसॉल्व्ड है, और इस रहस्य की शुरुआत होती है कत्ल से महीनों पहले दिखाई देने वाले डरावने संकेतों से। हिंटरकाइफेक नाम ही अजीब लगता है, मतलब है काइफेक के पीछे। और सच भी यही था। ये फार्म गांव से पीछे जंगलों के बीच छुपा हुआ था। दूर दूर तक कोई दूसरा घर नहीं। इस फार्म हाउस में रहते थे आंद्रेयास ग्रुबर, 63 साल का सख्त मिजाज बूढ़ा आदमी। गांव वाले उसे थोड़ा जिद्दी और अक्खड़ मानते थे। उसकी पत्नी कैजिलिया ग्रुबर, उम्र 72 साल। उनकी बेटी विक्टोरिया गैब्रियल, 35 साल की। उसका पति युद्ध में मारा जा चुका था, इसलिए वो विधवा थी। विक्टोरिया की 7 साल की बेटी छोटी कैजिलिया, उसका 2 साल का बेटा छोटा जोसेफ, और नई नौकरानी मारिया बाउमगार्टनर, जो कत्ल से बस 1 दिन पहले ही काम पर आई थी। ऊपर से ये परिवार साधारण दिखता था। खेतों में काम करना, जानवरों की देखभाल करना, गांव से दूर अपनी जिंदगी जीना। लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे राज भी थे और डर भी। पहला संकेत, आवाजें। कत्ल से लगभग 6 महीने पहले इस फार्म हाउस में काम करने वाली पुरानी मेड क्रेजेंज रीगर ने अचानक नौकरी छोड़ दी। सबको हैरानी हुई, आखिर क्यों? उसने जाते जाते कहा, मुझे एटिक से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई ऊपर चलता हो। मैं अब यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकती। एटिक मतलब घर का ऊपर वाला हिस्सा, जहां आमतौर पर सामान रखा जाता था। वहां कोई नहीं रहता था, पर मेड कहती थी कि रात को अक्सर उसे वहां कदमों की आहट सुनाई देती थी, धीमे धीमे चलने की आवाज। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई छत पर रेंग रहा हो। परिवार ने उसकी बातों को मजाक समझा, कहा कि शायद उसे वहम हो रहा है। लेकिन मेड डरी हुई थी, इतनी डरी कि उसने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी लौटकर नहीं आई। सोचो, अगर उस वक्त परिवार ने उसकी बात को सीरियसली लिया होता तो शायद बाद में होने वाली घटना टल जाती। दूसरा संकेत, अजनबी अखबार। मार्च 1922 में, यानी कत्ल से बस कुछ हफ्ते पहले, आंद्रेयास ने एक और अजीब बात नोटिस की। एक दिन जब वो बाहर गया तो घर के दरवाजे पर उसे म्यूनिख शहर का अखबार मिला। लेकिन उसने ऐसा कोई अखबार मंगवाया ही नहीं था, न ही आसपास के किसी गांव में वो अखबार आता था। पहले उसने सोचा कि शायद डाकिये से गलती हुई होगी, पर जब उसने पड़ोसियों से पूछा तो सबने कहा, हम में से कोई भी वो अखबार नहीं लेता। तो फिर वो अखबार आया कहां से? क्या कोई आउटसाइडर फार्म हाउस में आया था और वो अखबार वहीं छोड़ गया था? अगर हां, तो कौन और क्यों? तीसरा संकेत, इस घटना से कुछ ही दिन पहले फार्म हाउस के पास भारी बर्फ गिरी थी। अगले दिन आंद्रेयास ने बाहर जाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। जंगल से सीधे फार्म हाउस की तरफ पैरों के निशान आ रहे थे, साफ ताजे निशान, लेकिन वापसी के कोई निशान नहीं थे। यानी कोई आदमी जंगल से घर की तरफ आया लेकिन वापस नहीं गया। आंद्रेयास ने ये निशान खुद अपनी आंखों से देखे। उसने पड़ोसियों को भी बताया, लेकिन उसने पुलिस बुलाने से साफ मना कर दिया। शायद उसके मन में शर्म और डर दोनों थे। अगर पुलिस आई तो परिवार का काला राज भी खुल जाएगा। चौथा संकेत, फिर से आवाजें। उसी रात परिवार के लोगों ने एटिक से आवाजें सुनी, वही फुटस्टेप्स, वही आहट। आंद्रेयास ने टॉर्च लेकर एटिक सर्च किया, लेकिन वहां कोई नहीं था, न इंसान न कोई जानवर। उसने पड़ोसियों से ये बात कही,
पर पुलिस को इन्फॉर्म करने से फिर मना कर दिया। उसकी इस चुप्पी ने पूरे परिवार की जिंदगी पर ताला लगा दिया। आखिरी संकेत, चाबी गुम होना। कत्ल से बस कुछ दिन पहले फार्म हाउस की मेन डोर की चाबी अचानक गायब हो गई। आंद्रेयास ने बहुत ढूंढा पर वो कभी नहीं मिली। सोचो, एक फार्म हाउस, अजीब आवाजें, अजनबी अखबार, पैरों के निशान और अब गुम हुई चाबी। इतने सारे संकेत होने के बाद भी परिवार ने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर 31 मार्च की रात आई, वो रात जिसने इस फार्म हाउस को हमेशा के लिए मौत और रहस्य की छाया में डाल दिया। 30 मार्च 1922 शुक्रवार की शाम। ठंडी हवा खेतों के बीच बह रही थी। आकाश में बादल थे और फार्म हाउस पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। दिन भर का काम खत्म करके परिवार अब घर के भीतर था। नई मेड मारिया बाउमगार्टनर उसी दिन यहां आई थी। उसकी बहन उसे छोड़कर गई थी और शायद वही आखिरी इंसान थी जिसने इस पूरे परिवार को जिंदा देखा था। शाम से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर फार्म हाउस की दीवारों के पीछे मौत अपने कदम रख चुकी थी। किसी को ठीक ठीक नहीं पता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन जो सबूत मिले उनसे ये समझ आता है कि कातिल ने पहले से प्लान बना रखा था। उसने शायद जानवरों की आवाजें निकाली। हो सकता है उसने बार्न के दरवाजे पर कुछ खटखटाया हो। वजह जो भी रही हो, सबसे पहले आंद्रेयास ग्रूबर बाहर निकला और बार्न की तरफ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, अंधेरे में छुपा कातिल सामने आया। उसके हाथ में था मैटॉक, खेती में इस्तेमाल होने वाला भारी औजार, एक जोरदार वार, और आंद्रेयास वहीं गिर पड़ा। आंद्रेयास के बाद बार्न में उसकी पत्नी कैजिलिया पहुंची। वो भी शायद जानवरों की आवाज या अपने पति की तलाश में आई थी। वो दरवाजे के अंदर दाखिल ही हुई थी कि कातिल ने उसके सिर पर वार कर दिया। उसके बाद आई उनकी बेटी विक्टोरिया, 35 साल की, जवान और मजबूत। लेकिन एक भारी औजार के वार से कोई भी टिक नहीं सकता। उसके सिर पर भी वही वार हुआ। आखिर में बार्न में पहुंची 7 साल की बच्ची, छोटी कैजिलिया। वो शायद अपनी मां को ढूंढते हुए आई थी। कातिल ने उस मासूम पर भी कोई रहम नहीं किया। चारों की बॉडीज बाउंड में एक दूसरे के ऊपर ढेर कर दी गईं। ऊपर से घास और कपड़ा डालकर ढका गया। 4 लोग मर चुके थे। अब कातिल बाउंड से बाहर निकला और सीधे फार्म हाउस के अंदर गया। वहां सो रहा था 2 साल का मासूम जोसेफ। वो अपने पालने में था, शायद गहरी नींद में, लेकिन कातिल ने उसकी नींद हमेशा के लिए खत्म कर दी। एक ही वार और बच्चा खामोश हो गया। इसके बाद उसने नई मेड मारिया को ढूंढा। वो अपने कमरे में थी। शायद उसे बाहर का कोई शोर सुनाई नहीं दिया था, लेकिन जब कातिल उसके रूम में पहुंचा तो उसने भी वही अंजाम देखा, सिर पर वार और मौत। अब फार्म हाउस में कोई जिंदा नहीं बचा। जांच में बाद में जो बातें सामने आईं वो और भी डरावनी थीं। छोटी कैजिलिया तुरंत नहीं मरी थी, वो घंटों तक जिंदा रही थी। उसकी फिंगर्स में उसके अपने बालों के गुच्छे मिले। मतलब डर और दर्द में उसने अपने ही बाल नोच डाले थे। सोचो, एक 7 साल की बच्ची अंधेरे बाउंड में अपने पेरेंट्स और दादी की लाशों के बीच धीरे धीरे मौत का इंतजार कर रही थी। ये डिटेल आज भी इस केस का सबसे डरावना हिस्सा माना जाता है। ये कत्लेआम बताता है कि ये काम कोई रैंडम चोर या पागल नहीं कर सकता। अगर कोई अनजान आदमी होता तो वो एक साथ सबको मारता और भाग जाता, लेकिन यहाँ हर चीज प्लान्ड थी। परिवार के लोगों को एक एक करके बाहर लाया गया। हर एक को अलग अलग मारा गया, फिर बॉडीज को ढेर करके ढका गया। ये तरीका साफ दिखाता है कि कातिल परिवार को जानता था। वो जानता था कि किसको कैसे बाहर लाना है। वो इनसाइडर था या कोई ऐसा जो फैमिली से काफी नजदीक था। उस रात फार्म हाउस में सन्नाटा फैल गया। 6 लोग मारे जा चुके थे, पर असली डर की शुरुआत अब होने वाली थी, क्योंकि कातिल मारकर भागा नहीं, वो फार्म हाउस में ही रुक गया पूरे 3 दिन तक। कत्लेआम के बाद आमतौर पर हत्यारे भाग जाते हैं, लेकिन हिंटरकाइफेक का मामला अलग था। यहां जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हत्यारा परिवार को मारकर भागा नहीं, बल्कि फार्म हाउस में ही रुक गया। वो 3 पूरे दिन तक उसी घर में रहा जहां अभी अभी खून से लथपथ 6 लाशें गिरी थीं। उसने उस घर को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे अब वही उसका घर हो। वह जानवरों को खिलाता रहा, रसोई में जाकर रोटी और मांस खाता रहा, चूल्हे में आग जलाता रहा और रातों में आराम से वहीं सोता रहा। सोचो, चारों तरफ लाशें हों और कोई इंसान उसी माहौल में बैठकर खाना खा रहा हो। यह किसी सामान्य इंसान का काम नहीं हो सकता। इस दौरान कई गवाहों ने अजीब बातें देखी और सुनी। एक आदमी जिसका नाम था माइकल प्लॉकल, उसने कहा कि वह एक रात फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर चिमनी पर पड़ी।
वहां से धुआं निकल रहा था और धुएं में से बहुत ही खराब सड़ांध जैसी बदबू आ रही थी। उसी समय किसी ने लालटेन की रोशनी उसकी तरफ डाली, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। वह इतना डर गया कि तुरंत वहां से भाग गया। यह सब उस समय हो रहा था जब परिवार की लाशें घर के भीतर पड़ी थीं। एक और गवाह था, साइमन रीसलैंडर। उसने बताया कि उसने जंगल के किनारे 2 अजीब आकृतियां देखीं। वे इंसान जैसे दिखते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनकी शक्ल पहचान ले। यह बात साफ करती है कि फार्म हाउस में सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि शायद एक से ज्यादा लोग मौजूद थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि हत्यारे ने लाशों को ऐसे ही छोड़ दिया था। बार्न में 4 लाशें घास से ढककर रखी गई थीं, जबकि घर के अंदर बच्चे और मेड की लाशें पड़ी थीं। फिर भी वह व्यक्ति इतने आराम से उस घर में रहा जैसे उसे किसी बात की चिंता ही न हो। उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी के निशान छोड़े, आग, खाना और जानवरों को खिलाना। पड़ोसियों को भी फार्म हाउस पर हलचल महसूस हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि परिवार अपने कामों में व्यस्त है। यह आइसोलेशन ही था जिसने हत्यारे को आजादी दी। अगर यह फार्म हाउस गांव के बीच होता तो शायद लोग तुरंत समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन यहां जंगल और खेतों के बीच किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 3 दिन तक फार्म हाउस उसी हत्यारे का था। वह रात को आग के पास बैठा होगा, शायद बाहर की हवा में घूमता भी रहा होगा, और बार्न में पड़ी लाशें जिन्हें उसने खुद मारा था वहीं चुपचाप पड़ी रहीं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किसी इंसान के दिमाग में कितनी अजीब मनोवृत्ति होगी कि वह लाशों के बीच रहकर भी खाना खा सके, सो सके और आराम से अपने दिन गुजार सके। जब यह सारा सच बाद में सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। यह सामान्य अपराध नहीं था, यह रॉबरी नहीं थी, यह कोई साधारण झगड़े का नतीजा भी नहीं था। यह कुछ और ही था, या तो गहरी दुश्मनी, या बहुत विक्षिप्त दिमाग, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इस परिवार के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। 3 दिन तक फार्म हाउस मौत और खामोशी का घर बना रहा, और फिर चौथे दिन पड़ोसियों ने आखिर ध्यान दिया कि कुछ गलत है। तब जाकर यह राज खुला कि हिंटरकाइफेक के फार्म हाउस में क्या घट चुका है। 4 दिन तक फार्म हाउस से कोई बाहर नहीं निकला। न परिवार खेतों में दिखा, न गांव में। पड़ोसियों को धीरे धीरे चिंता होने लगी। आमतौर पर अगर परिवार काम में भी व्यस्त रहता तो कोई न कोई गांव में दिखाई दे ही जाता था, लेकिन इस बार पूरा फार्म हाउस जैसे खामोश हो गया था। गायें भूखी भूखी आवाज कर रही थीं, आंगन में कोई हलचल नहीं थी। 4 अप्रैल 1922 को पड़ोसी लोरेंज श्लिटेनबाउर अपने बेटे और सौतेले बेटे के साथ फार्म हाउस पर पहुंचा। तीनों ने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि आखिर परिवार कहां है। जब वे फार्म हाउस पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद अजीब था। दरवाजे बंद थे, लेकिन भीतर से हल्की सी आवाजें आ रही थीं, गायों की और दूसरे जानवरों की। इंसानों की कोई आवाज नहीं थी। लोरेंज और उसके साथियों ने पहले बार्न की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने बार्न का दरवाजा खोला, सामने जो नजारा आया उसने सबकी रूह कांप दी। अंदर 4 बॉडीज पड़ी थीं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई। ऊपर से घास और कपड़ों से ढकने की कोशिश की गई थी, लेकिन खून और जख्म साफ दिखाई दे रहे थे। 4 बॉडीज थीं, आंद्रेयास, उसकी पत्नी कैजिलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और 7 साल की छोटी कैजिलिया। सबके सिर पर भारी वार किए गए थे। खून हर तरफ फैला हुआ था। डर और घबराहट के बीच वे फार्म हाउस के अंदर घुसे। वहां उन्हें और 2 बॉडीज मिली। एक थी 2 साल का मासूम जोसेफ, जो अपने पालने में मरा पड़ा था, और दूसरी थी नई मेड मारिया, जो अपने कमरे में खून से लथपथ मिली। 6 बॉडीज देखकर लोरेंज और बाकी लोग दंग रह गए। पूरा फार्म हाउस अब एक क्राइम सीन बन चुका था। गांव वालों को खबर दी गई और थोड़ी देर में फार्म हाउस पर भीड़ जमा हो गई। फिर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जब पुलिस पहुंची तब तक क्राइम सीन लगभग बर्बाद हो चुका था। वहां जो हालात थे उसने जांच को शुरू से ही बिगाड़ दिया। दर्जनों पड़ोसी और गांव के लोग पहले से ही फार्म हाउस के अंदर बाहर घूम रहे थे। किसी ने लाशों को हिलाया, किसी ने बॉडीज को देखने के लिए कपड़े हटाए। कुछ लोगों ने तो किचन में जाकर खाना भी पकाया और खा लिया। इस अफरा तफरी में जितने भी फिंगरप्रिंट्स या छोटे छोटे सबूत थे, सब नष्ट हो गए। उस समय फॉरेंसिक साइंस उतनी एडवांस्ड भी नहीं थी। पुलिस ने क्राइम सीन को सिक्योर करने के बारे में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस ने सबसे पहले रॉबरी का शक किया, लेकिन जल्द ही पता चला कि घर में पैसा और वैल्यूएबल्स वैसे ही पड़े थे। कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। रॉबरी थ्योरी तुरंत गिर गई।
फिर उन्होंने सोचा कि शायद फैमिली को जानवरों की आवाजें सुनकर बार्न में बुलाया गया होगा, लेकिन बाद की जांच में यह भी गलत साबित हुआ क्योंकि घर के अंदर से बार्न की आवाज आती ही नहीं थी। जांच का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फार्म हाउस को तोड़ा गया। लोगों ने सोचा कि इससे डर और बुरी यादें मिट जाएंगी, लेकिन इसे तोड़ने के दौरान एटिक में वही हथियार मिला, खून से सना मैटॉक जिससे हत्याएं की गई थीं। साथ ही एक छोटा चाकू भी मिला। सोचो, अगर पुलिस ने पहले सही तरीके से तलाशी ली होती तो ये हथियार शुरू में ही मिल सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हिंटरकाइफेक मर्डर्स की सबसे बड़ी गुत्थी यही है कि कातिल कौन था। पुलिस से लेकर गांव वालों तक हर किसी ने अलग अलग शक जताया। कई थ्योरीज बनी, कुछ लोगों पर उंगलियां उठी, कुछ कहानियां बनी और कुछ अफवाहें, लेकिन किसी थ्योरी पर कभी पक्का सबूत नहीं मिला। आइए एक एक करके इन थ्योरीज को समझते हैं। 1. लोरेंस श्लिटेनबॉर थ्योरी। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर शक गया लोरेंस श्लिटेनबॉर पर, वही पड़ोसी जिसने बॉडीज सबसे पहले देखी। लोगों का मानना था कि शायद 2 साल का बच्चा जोसेफ असल में लोरेंस का बेटा था। विक्टोरिया और लोरेंस के बीच अफेयर की बात भी कही जाती थी। अगर यह सच था तो यह मर्डर केस पर्सनल रिवेंज या किसी इमोशनल विवाद का नतीजा भी हो सकता था। जब लोरेंस फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसने बार्न का दरवाजा तोड़कर एंट्री ली। बॉडीज देखने के बाद वो अकेले ही हाउस के अंदर गया। उसने मेन डोर खोला और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने दरवाजा एक की से खोला, वही की जो मर्डर से कुछ दिन पहले गुम हुई थी। यह सबको सस्पिशियस लगा और उसकी बातें भी अजीब थीं। उसने कहा था कि बॉडीज को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें जल्दी जल्दी ढका गया है, मानो उसे पहले से पता था कि बॉडीज ढकी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ कभी नहीं मिला। उसने कई बार उन लोगों पर केस किया जिन्होंने उसे मर्डरर कहा था और कोर्ट में हर बार जीत गया। कुछ लोगों का कहना है कि शायद उसके पास फैमिली की एक डुप्लीकेट की पहले से थी या उसने दरवाजा किसी और तरीके से खोला होगा। लोरेंस पर शक हमेशा बना रहा, लेकिन उसे कभी दोषी साबित नहीं किया जा सका। कार्ल गैब्रियल थ्योरी। दूसरी बड़ी थ्योरी जुड़ी थी कार्ल गैब्रियल से, जो विक्टोरिया का हस्बैंड था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ऑफिशियली मरा हुआ माना गया, लेकिन उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली थी। कई लोगों का मानना था कि कार्ल असल में मरा नहीं था, बल्कि युद्ध से लौट आया था। और जब उसे पता चला कि उसकी वाइफ विक्टोरिया का अपने पिता एंड्रियास के साथ अवैध रिश्ता है, तो गुस्से में आकर उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस थ्योरी को मजबूत करने के लिए कुछ युद्धबंदी सैनिकों की कहानियां भी आईं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोवियत कैंप में एक जर्मन ऑफिसर को यह कहते सुना था कि वही हिंटरकाइफेक का मर्डरर है, लेकिन इन कहानियों का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। बाद में इन बयानों को सोल्जर्स ने खुद ही बदल दिया और यह साबित करना कभी पॉसिबल नहीं हुआ कि कार्ल सचमुच जिंदा लौटा था। मैन फ्रॉम द ट्रेन थ्योरी। पॉल म्यूलर। मॉडर्न समय में एक नई थ्योरी आई। कुछ ऑथर ने सुझाव किया कि यह मर्डर एक ट्रैवलिंग सीरियल किलर पॉल मॉलर का काम हो सकता है। मॉलर पहले अमेरिका में एक्टिव था। वहां भी उसने दूर फार्म्स में रहने वाली फैमिलीज को टारगेट किया था। पैटर्न काफी सिमिलर था, फैमिली को मारना, सेम तरीके का हथियार इस्तेमाल करना, रॉबरी न करना और विक्टिम्स में एक छोटी बच्ची का होना। यह थ्योरी कहती है कि म्यूलर जर्मनी वापस आ गया और यहां भी उसी पैटर्न पर मर्डर किया। लेकिन इस थ्योरी में भी बड़ी खामी थी। म्यूलर हर मर्डर के बाद तुरंत भाग जाता था, लेकिन हिंटरकाइफेक का मर्डरर 3 दिन तक फार्म हाउस में रहा। यह उसकी आदत से बिल्कुल उल्टा था और यह भी साफ था कि इस फार्म हाउस का किलर परिवार को अच्छी तरह जानता था। इसलिए यह थ्योरी भी आधी अधूरी रह गई। बॉडीज मिलने के बाद हिंटरकाइफेक फार्म हाउस हमेशा के लिए बदल गया। पहले जहां यह एक शांत आम सा फार्म लगता था, वहीं अब यह मौत और रहस्य का दूसरा नाम बन चुका था। गांव वालों में डर फैल गया। लोग कहते थे कि उस जगह पर अब कोई नहीं रह सकता। धीरे धीरे फार्म हाउस को छोड़ दिया गया और कुछ सालों बाद इसे पूरी तरह तोड़ दिया गया। जब इसे तोड़ना शुरू हुआ तो सबको लगा कि इस जगह से जुड़ा डर और बुरी यादें खत्म हो जाएंगी। लेकिन आयरनी ये थी कि इसी दौरान ही एटिक में वही खून से सना मैटक मिला जिससे मर्डर्स हुए थे। साथ ही एक चाकू भी घास में छुपा मिला। सोचो, अगर पुलिस ने सही तरह से शुरू में तलाशी ली होती तो यह सबूत तुरंत मिल सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फार्म मिट चुका था और सच भी मलबे के नीचे दफन हो गया।
लोगों का मानना था कि एंड्रियास और विक्टोरिया का नाजायज रिश्ता ही फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा बना। इसी डर की वजह से उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर उस समय मदद ली होती तो शायद वो आज जिंदा होते। यही चुप्पी उनके लिए जानलेवा साबित हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी इस केस की सबसे बड़ी कमजोरी रही। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, गवाहियों को नजरअंदाज किया गया और थ्योरीज बार बार बदली जाती रहीं। नतीजा यह हुआ कि सच्चाई कभी सामने नहीं आई। 1955 में केस ऑफिशियली बंद कर दिया गया और 2007 में पुलिस एकेडमी ने साफ कहा कि अब इस केस को सॉल्व करना असंभव है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी लोग हिंटरकाइफेक की बातें करते हैं और थ्योरीज बनाते हैं। फार्म हाउस की जगह अब सिर्फ एक छोटा मॉन्यूमेंट है जो विक्टिम्स की याद में बनाया गया। वहां आने वाले लोग अक्सर फूल चढ़ाते हैं में और सोचते हैं आखिर सच क्या था। आज 100 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब भी वही सवाल गूंजता है, आखिर वो कौन था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हत्यारा कौन था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और मिलते हैं एक और अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।